हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टेडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान का नोट्स है। आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको लगातार हर विषय का नोट्स मिल रहा है। तो ये आज आपका विज्ञान का नोट्स है और हिंदी का नोट्स आपका हो चुका है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको 25 में 25 लेना है तो आपको हर नोट्स को बनाना होगा। उसके बाद जब हम आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें भी आपको ज्वाइन होना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तैयारी जीत की यहाँ पर चल रही है। हम सबको जीतना है, ना कि हम सबको हारना है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक इस वीडियो को शेयर भी नहीं किए हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अब सीधा अपने क्लास की ओर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि अगर क्लास अधिक लंबा हो गया तो इसको हम 2 क्लास कर देंगे। अगर एक क्लास में हो गया तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पर आपको हर एक एक चीज़ अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी समस्या ना हो। चलिए, अब यहाँ पे आपका है आज का सबसे पहला जैव विकास है। कालांतर में सरलतम संरचना वाले जीवों से जटिलतम संरचना वाले जीवों में कर्मिक परिवर्तन की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। पूछ लेगा आपसे कि जैव विकास क्या होता है, जैव विकास किसे कहते हैं, जैव विकास के बारे में लिखिए, समझाइए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि जैव विकास के संबंध में सबसे पहले फ्रांस देश के, ठीक है दोस्तों, फ्रांस देश के जन्मे, यानी फ्रांस देश में जन्म कब हुआ था? 1744 में हुआ था। किसका हुआ था? लेमार्क। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक लेमार्क ने अपने विचार रखे हैं। लेमार्क, जो वैज्ञानिक लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है। रखे थे, उनका उपर्जित गुणों का सिद्धांत है लेमार्कवाद कहलाता है। अगर पूछेगा आपसे कि लेमार्कवाद सिद्धांत किसका है, लेमार्क के सिद्धांत का नाम लिखिए तो आपके लेमार्कवाद हो जाएंगे। ठीक है, लेमार्कवाद का सिद्धांत किसका है? लेमार्क जी का है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि डार्विन का सिद्धांत। क्या आपका दोस्तों? डार्विन के सिद्धांत के बारे में आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ये लंदन के चिड़ियाघर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विश्व प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव किसका है? डार्विन महोदय का ही है। इनकी प्राणी जगत की खोज तथा जीवों के विकास में बड़ी रुचि थी। ये भी आपको नोट करना चाहिए। अब कभी कभी दोस्तों आपसे आ जाएगा, पूछ लेगा कि लेमार्कवाद की कमियां, कमियां के बारे में आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन सी कमियां हैं भारत में जातियों। दोस्तों, इनका मानना यह है कि जो हमारे पूर्वज करते हैं वही सेम चीज़ हम हमारे आगे आने वाले बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन इनका कहना यह है कि भारत में सदियों से नाक और कान छेदने की प्रथा चली आ रही है। तो जो हमारे बच्चे होते हैं उनके नाक और कान छिदे हुए क्यों नहीं पैदा होते हैं? ठीक है दोस्तों, इनकी यही एक कमियां है। और पहलवान का बेटा स्वयं ही पहलवान नहीं बन सकता। दोस्तों, ये भी सही बात है कि पहलवान का बेटा स्वयं ही पहलवान नहीं बनेगा, उसे भी कहीं ना कहीं पहलवानी सीखना होगा, उसे भी संघर्ष करना होगा। जीव संघर्ष 3 प्रकार की होती हैं, सॉरी, जीवन संघर्ष 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? जीवन संघर्ष आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका है जीवन संघर्ष केवल एक ही जाति में हो। ठीक है, जीवन संघर्ष विभिन्न जातियों में हो, और जीवन संघर्ष जीव एवं वातावरण के मध्य हो। ये आपके जीव संघर्ष के 3 प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आइए देखते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग दोस्तों, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा और आप एक पेन और एक कॉपी लेकर तो बैठे होंगे, क्योंकि नोट्स का नाम सुनते ही आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग भी पाए जाते हैं जिनका वर्तमान में कोई काम नहीं होता, वे कार्यविहीन होते हैं, इसलिए उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं।
क्या कहते हैं, इसलिए उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। अब कौन कौन से हमारे बॉडी में अवशेषी अंग है, आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं। जैसे मनुष्य के मेरुदंड के पीछे पूंछ की हड्डी, दोस्तों कमर के पास जो पीछे हड्डी है दोस्तों, कहा गया है कि पहले वहां पर पूंछ हुआ करता था, लेकिन अब वहां पे पूंछ नहीं है, ठीक है। हड्डी, कान के चारों तरफ की मांसपेशियां, जो हमारे कान हैं, जो उसके चारों तरफ मुलायम मुलायम मांसपेशियां हैं, जो पतली पतली हड्डियां हैं, उसी को कहा गया है कि वह कोई काम का नहीं है। और पेट में उंगली, दोस्तों यहाँ ठीक है, ढोंड़ी, जो हम सबकी ढोंड़ी होती है पेट में, उसको भी कहा गया है कि ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। इनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन दोस्तों इन सब का उपयोग होता है, ठीक है। अब इन्हें कौन समझाए, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। समानताएं, समानताएं कितनी प्रकार की होती हैं, समानताएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका है समरूप समरूप है, और दूसरा आपका ठीक है समजात है। ये समरूप और समजात आपकी हो जाएंगी। अब ये आपका समरूप और समजात क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। अलग अलग जीवों में ऐसे अंग जो एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए एक ही जैसे दिखाई देते हैं, किंतु उनकी उत्पत्ति में अंतर होता है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। जैसे कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख का कार्य करते हैं, उनके पंख एवं कार्य में समानताएं होती हैं, परंतु उनके अंगों की विभिन्नता पाई जाती हैं, ठीक है। तो समजात और समरूप से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना समान होती है, किंतु उनके कार्यों में अंतर होता है, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक की अगली टांग, पक्षी की टांग और मनुष्य के हाथ है, ये तीनों के पैर हाथ है दोस्तों, ठीक है। हमारे हाथ है, मतलब मानव के हाथ है, और मेढक की जो टांग होती हैं सेम सेम होती हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जीवाश्म प्रमाण। चलिए यहाँ पे आपका होगा कि पृथ्वी के भीतर सैकड़ों एवं हजारों वर्ष पूर्व के जीवों के अंश दबे हुए पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अगर आप जीवाश्म का अध्ययन करते हो तो वह आपका जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। जीवाश्म विज्ञान की स्थापना क्यूवियर ने की थी। ओके, किसने की थी, जीवाश्म की स्थापना किसने की थी। यहाँ से एक प्रश्न आपकी बन जाएंगे, आपको लिखना होगा कि जीवाश्म विज्ञान की स्थापना क्यूवियर जी ने की थी। जीवाश्म की आयु निर्धारण एवं चट्टानों की आयु जानने के लिए हमें दोस्तों रेडियो आइसोटोप की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। किसकी सहायता से, हम रेडियो आइसोटोप की सहायता से हम जीवाश्म की आयु और चट्टान की आयु जान सकते हैं कि आखिर ये सब कितने वर्षों तक रहेंगे और कब गिरेंगे और ये कब टूटेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि मेढक जो मछली से उच्च वर्ग का जंतु है दोस्तों, ठीक है। मेढक मछली से उच्च वर्ग का जंतु है। तो पूछेगा आपसे कि मछली से उच्च वर्ग का जंतु कौन सा है, तो आपको लिखना होगा, ठीक है, मेढक। के हृदय में दो आलिन तथा एक नियल पाए जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा बात करते हैं गुणसूत्रों से, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। समान जीवों में गुणसूत्रों की संख्या लगभग समान होती है। जैसे मनुष्यों में 46 और चिंपैंजी में आपका हो जाएगा 48, बस केवल दो ही का अंतर है दोस्तों, लगभग कहा गया है, ठीक है। तो लगभग आपके समान ही हो जाते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा वातावरण के संबंध तथा इसकी पारिस्थितिकी निर्भरता को स्पष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पारिस्थितिकी, ये सब आपके हेडिंग है, इसको आपको हेडिंग में लिखना होगा। जीवों तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इनके प्रकार यहाँ पूछे गए हैं, तो इनके प्रकार भी आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इनके दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम में आपका आ जाएगा खेत, उद्यान, चारागाह, ठीक है, सब आपके कृत्रिम में आएंगे। प्राकृतिक में आपके आएंगे स्थल और जलीय। स्थल में आपका मैदान, मरुस्थल, पठार, वन, पर्वतीय आ जाएगा। जलीय में आपका नदी, झरना, समुद्र, तालाब, झील, ठीक है दोस्तों, कुआं, ये सब आपके जलीय में आ जाएंगे। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा घटक। पारिस्थितिक
तंत्र के कितने घटक होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आत्मपोषी घटक और इतर पोषी घटक है। अब ये आपका आत्मपोषी क्या है? कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ, सॉरी दोस्तों, अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और जो आपके इतर पोषी होते हैं, यह आपका आत्मपोषी, यहाँ देखिए आप लोग, आत्मपोषी के भोजन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, यह आत्मपोषी के भोजन पर निर्भर रहते हैं तथा अंत में जटिल रासायनिक पदार्थों से सरल रासायनिक पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं। अब दोस्तों इनके, ठीक है, 2 तंत्र हैं इनके, जिनके जैविक और अजैविक, ठीक है, इनके आपको मिल जाएंगे 2 प्रकार। कितने प्रकार हैं? इनके 2 प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे, जैविक और अजैविक है। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। अब जैविक दोस्तों क्या होता है? जैविक में आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों आएंगे। उपभोक्ता में आपका प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, तृतीय उपभोक्ता आपका आ जाएगा। और अजैविक में आपका अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है और जलवायु के तत्व, ये आपके तीनों भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए उपभोक्ता की कितनी श्रेणियाँ होती हैं। उपभोक्ता की 3 श्रेणियाँ होती हैं। प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ओके दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक आपके शाकाहारी होते हैं और द्वितीयक आपके मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक में आपका गाय, भैंस, बकरी, टिड्डा ये आ जाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में आपके लोमड़ी, मेढक, मछली, ठीक है। तृतीय में आपका आएगा सांप, गिद्ध, बाज और शेर, ये आपके 3 देखते हैं। यहाँ पे आपको 4-5 देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए अपघटक, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जीवों, पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। अगर कोई भी जीव जंतु मरा हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो उसके जीवों को खत्म करना, ठीक है, ये काम कवक और जीवाणु का होता है। मृत जीवों पर निर्भर रहने के कारण अपघटनों को मृत जीवों भी कहा जाता है। अजैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समस्त निर्जीव पदार्थ उनके अजैविक घटक कहलाते हैं। इन चीज़ों को भी आपको नोट करना होगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि अजैविक घटकों के 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। हमने इसके बारे में आगे चर्चा कर लिया है। कार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु, ठीक है, ये आपकी 3 हैं और यहाँ पे आपको इनके प्रकार देखने को मिल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है खाद्य जाल, ये तो आपको नोट करना होगा, ठीक है। आपके ऐसे होते हैं खाद्य जाल, पहले आपका पौधा कौन खाएगा, ठीक है दोस्तों, पौधे को चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा, ठीक है। पौधे को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डे को खाएगा चिड़िया, चिड़िया को कौन खाएगा, ठीक है, बाज। तो ये आपके ऐसे खाद्य जाल चलते रहते हैं। इसे भी आप दोस्तों, ये बहुत ईजी होता है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों शायद आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। केवल 10% शेष ऊर्जा ही अगले स्तर पर जाती है। अगर दोस्तों मान लो, देखिए कुछ ऐसे भी मानव हैं जो मांस खाते हैं, तो अगर आप मान लो मुर्गा, मछली कुछ भी खाते हो, तो बस केवल 10% ऊर्जा ही आपके बॉडी में जाएगा। यानी आप जिस भी जंतु को मार कर खाओगे, केवल 10% ऊर्जा ही आपकी बॉडी में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है खनिज एवं धातु। भारतवर्ष में भी बिहार कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। बिहार में दोस्तों कोयला अधिक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद खनिज अजैविक प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व या यौगिक तत्व होते हैं, ये भी आपको नोट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें तत्व और उनके यौगिक पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं खनिज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से और लाभदायक तरीकों से निष्कर्षण किया जाता है, वे एक्स कहलाते हैं। ओके दोस्तों, एक्स से ही धातु बनता है। एक्स से, देखिए, एक्स से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? एक्स से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि खनिज के प्रकार कौन कौन से हैं।
तो दोस्तों धातु खनिज है, ठीक है, अधातु खनिज है और ईंधन संबंधित खनिज, ये आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। खनिज आपके होंगे 3 प्रकार के। अब यहाँ पे आपका धातु के अंतर्गत लोहा, तांबा, ठीक है, सोना, चांदी, टीन आपका आ जाएगा। अधातु के अंतर्गत आपका अभ्रक, चूना, पत्थर, नमक आएगा। और जो आपके ईंधन होते हैं वह आपका आएगा पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, ये सब आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पूछेगा आपसे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। कौन कौन से? धातु और अधातु, ये आपके तत्व 2 प्रकार के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि खनिज खनिज से समाज के लाभ, यानी आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक विकास का आधार, ठीक है दोस्तों, औद्योगिक विकास का आधार, रोजगार में वृद्धि, यातायात संसाधनों का विकास है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि खनिज दोहन के प्रभाव, यानी दोस्तों दुष्प्रभावों को आपको समझाना है। अगर हम लोग अधिक खनिज का उपयोग करेंगे तो कौन कौन सी हानियां होंगी, हम सबको ये भी आपको लिखना है। आप इसको लिख सकते हो। पर्यावरण पर प्रभाव, वनस्पति प्रभाव, ठीक है, जीव कृषि उत्पादन पर प्रभाव, भूकंप भी आ सकता है, दुर्घटना, ठीक है, यानी जो जो हानियां होती हैं आपको हर एक हानियां लिखना होगा। और यहाँ पे देखिए कि वर्तमान में प्राकृतिक एवं संश्लेषित कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने? कुल मिलाकर 118 तत्व ही ज्ञात हैं। सभी ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है। सभी ज्ञात तत्वों में अधातु की संख्या कितनी है? केवल बस 22 है। हमारे शरीर में भी कई धातु और अधातु होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व होता है, हड्डियों में कैल्शियम होता है, रक्त में पोटेशियम होता है और आपका होता है सोडियम। ये सब भी हमारे बॉडी के अधातु हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि शरीर में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि होते हैं। सामान्यतः धातुएं ठोस और चमकदार होती हैं। ओके दोस्तों, धातुएं समानता ठोस और चमकदार होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ये भी आपको नोट करना होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा धातुओं का वर्गीकरण, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको जाएगा कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि ये आपके धातु के अंतर्गत आएंगे। सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, लोहा, ये आपकी धातु के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका है गंधक, कार्बन, केरोसिन, ठीक है, ब्रोमीन तथा ऑक्सीजन, ये आपके अधातु के अंतर्गत आएंगे। अब बचा आपका, ठीक है, तत्व विस्मथ, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ये आपके उपधातु तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आयोडीन, ठीक है, आयोडीन भी धातु की भांति धातु की भांति चमकता है, लेकिन यह आपका अधातु के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ आपके संकेत भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि लोहा का Fe, एल्युमिनियम का Al, तांबा का Cu, मैग्नीशियम का Mg, ठीक है, पारा का Hg, जस्ता का आपका होगा Zn, ठीक है, ये आपके देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धातु और अधातु में अंतर। देखिए दोस्तों, ये तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। देखिए धातु में क्या होता है, साधारण ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, धातु चमकदार होता है, बिजली एवं ताप की सुचालक होती हैं, ठीक है, तो यह आपका होता है अपारदर्शी। और जो आपके धातुएं होती हैं समानतः यह आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होती हैं। इसी दोस्तों आपका क्या हो गया बर्फ, ठीक है, बर्फ आपका ठोस में आएगा आपका, या द्रव में भी बन सकता है। धातु आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों में आएंगे। ये चमकदार नहीं होते हैं, जैसे आपका हीरा, आयोडीन, ग्रेफाइट, ठीक है दोस्तों, इनमें चमक नहीं होता है। देखिए धातु आपका विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु आपका क्या होगा कुचालक। ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी भी होते हैं। अलग अलग काम सोच के अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मिश्र धातु। 2 से अधिक धातुओं को एक साथ पिघलाने से जो एक सा या समांगी
धातुई पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए रुपये का सिक्का, ठीक है, पीतल, कांसा, सिल्वर आदि ये सब आपके मिश्र धातु के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ देखिए सिक्के में आपका 25% निकिल तथा 75% तांबा होता है। उसके बाद आपका पीतल में 70% तांबा होता है और 30% आपका जस्ता होता है। कांसे में आपका 90% आपका तांबा होता है और 5 से 10% आपका टीन हो जाता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि घंटा धातु में तांबे, देखिए घंटा, ठीक है तो घंटा धातु में तांबे और टीन की मिलावट होती है, ये आपका हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है सोना, ओके दोस्तों, सोना, चांदी और प्लेटिनम ये भी आपके आभूषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके आभूषण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 स्वैच्छिक खाने बनाए गए हैं, ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर थे, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने 36 खाने हैं, तो कितने दोस्तों, 7 हैं। 7 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि परमाणु क्रमांक का आविष्कार मोज़ेक ने किया था। परमाणु क्रमांक का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना होगा कि परमाणु क्रमांक का आविष्कार मोज़ेक जी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इसका सीधा संबंध है तत्वों के गुण धर्मों में पाया गया है। आवर्त सारणी के 7 36 खाने होते हैं, कितने होते हैं, 7 आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बनते हैं कि मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष कौन कौन से थे, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट लिखे हुए दिख रहे हैं, आप इन 6 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और आप 5 से 6, अगर आप लिखकर 5 पॉइंट लिख कर आएंगे तभी आपका काम बन जाएगा। तो ऐसे ही आप इन चीज़ों को नोट करते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्युत आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, आपका पहला होगा ऋण आवेश और धन आवेश, ये आपके 2 प्रकार के आवेश हो जाएंगे। ऋण आवेश कणों की अधिकता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ऋण आवेश कणों की अधिकता हो जाती है तो वह पदार्थ ऋण आवेश कहलाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि यदि सतह पर ऋण आवेशों की कमी हो जाती है तो वह धन आवेशित कहलाता है। अगर ऋण आवेश की कमी है तो वहाँ पे आपका धन आवेश कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एकांक समय में प्रभावित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह आपका विद्युत का सुचालक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिस ठोस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे विद्युत के अचालक होते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट है, जो कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक है, और कुचालक पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्याएं कम होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, इसके बाद तांबा और एल्युमिनियम है। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा आपका चांदी है, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम है। कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आपका कांच आएगा, गंधक आएगा, एबोनाइट आएगा और आपका मोम आएगा। ठीक है, चलिए लकड़ी एक अच्छा अचालक पदार्थ है। अब यहाँ कभी कभी आज से पूछ लेगा सूत्र I बराबर Q अपान T। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। और देखिए यहाँ पे आपका कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है और विद्युत धारा का मात्रक आपका कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सबसे लास्ट में दिया गया है कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती हैं, सरल धारा और प्रत्यावर्ती। ठीक है, आपका सरल धारा या फिर आपका दृश्य धारा या फिर ठीक है आपका प्रत्यावर्ती, ये आपकी 2 प्रकार की अलग अलग देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विद्युत परिपथ। देखिए इसमें आपका होगा विद्युत सेल, ठीक है, संयोजन तार, प्रतिरोध तार, ठीक है, कुंजी। अब यहाँ देखिए तंतु को गलनांक 3370 सेल्सियस होता है। ओके, तो इसका गलनांक कितना होता है तंतु का, 3370 सेल्सियस।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत फ्यूज की। ये प्रायः रांगा और तांबे के बने होते हैं। फ्यूज तार टीन तथा सीसा के मिश्रण धातु से बना होता है। 10 से 15 एम्पियर वाला मोटा फ्यूज तार लगाया जाता है, ताकि अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत फ्यूज कट जाए और किसी का कोई भी नुकसान ना हो। चलिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि लघुपथ। लघुपथ के 3 भाग होते हैं: फेज बिंदु, उदासीन बिंदु और भू संप्रकृति बिंदु। ठीक है, ये आपके 3 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। समय का मात्रक सेकंड। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है। जैसे यहाँ पे आपका कि सबसे छोटा मात्रक आपका होता है वाट है। 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, आप इसको भी नोट कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक अश्व शक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्युत धारा मुख्यतः 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। एक आपका डायनेमो और दूसरा आपका लिखा होगा जनरेटर। ये आपके 2 अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सेल के प्रकार। ये आपके दोस्तों सेल के प्रकार हैं, आपको इसको भी नोट करना होगा। ठीक है, चलिए आपको इसको भी नोट करना होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए आइए, अब यहाँ पे आपको देखने को मिला है डायनेमो तथा जनरेटर का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किया था। ओके दोस्तों, तो ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सेलों में रासायनिक पदार्थ भरे जाते हैं। और किस जो आपके सेल होते हैं, जो आपकी दीवार घड़ी में या फिर जो आपकी टार्च में लगते हैं, जो आपके सेल होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रासायनिक पदार्थ होते हैं। विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ये आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इन सेलों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, अतः हम इन सेलों में प्राथमिक अथवा सरल सेल कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा कि प्राथमिक सेल के प्रकार। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राथमिक सेल के प्रकार, आपको ये चीज़ें नोट करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपका है कि क्षारीय। ठीक है, क्षारीय संचायक सेल के प्रकार, ये आपको 2 चीज़ों को नोट करना होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा है चुंबक के प्रकार। दोस्तों क्लास अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसको 2 पार्ट में कर दूँ। ठीक है, ताकि आप लोग आराम से लिख भी लो और आप लोग अधिक बोर भी मत हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे चुंबक के प्रकार के बारे में, यानी नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर कोई भी आपको समस्या हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में, तो आप बेशक हमारे पास कमेंट भी कर सकते हो। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।